हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था ऑसिलेटर, है ना। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि ऑसिलेटर कितने प्रकार का होता है। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि ऑसिलेटर जो है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है आपका ज्यावक्रीय तरंग ऑसिलेटर और दूसरा है अज्यावक्रीय तरंग दोलित्र। इसके अंतर्गत हमने अज्यावक्रीय जो दोलित्र तरंग है, इसमें हमने पढ़ा था हॉर्टले ऑसिलेटर, काल्पिट ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर, है ना। और इसी का ही एक और पार्ट होता है आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर, है ना, क्रिस्टल दोलित्र। तो आज हम इसी को देखेंगे, क्रिस्टल दोलित्र को, है ना। तो बेसिकली जो है क्रिस्टल दोलित्र क्या है कि पहले जो सर्किट था हमारा, जैसे कि आरसी नेटवर्क या फिर एलसी नेटवर्क, तो इसमें जो हम टैंक परिपथ जो यूज़ करते थे, उसमें हम या तो इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते थे या फिर रजिस्टर और कैपेसिटर, है ना। तो क्रिस्टल दोलित्र में हम क्या करेंगे, इस टैंक परिपथ के स्थान पे एक क्रिस्टल का प्रयोग किया जाएगा, है ना। क्रिस्टल के रूप में हम कुछ पदार्थ को लेते हैं, जैसे कि आपका हो गया क्वार्ट्ज, रोसेल साल्ट आदि, है ना। क्रिस्टल दोलित्र की जो आवृत्ति है ना, क्रिस्टल दोलित्र में जो आवृत्ति स्थिरता का गुण विद्यमान होता है। क्रिस्टल की कंपन आवृत्ति उसकी मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो क्रिस्टल है अपना, है ना, जो भी क्रिस्टल यूज़ करेंगे, जैसे कि क्वार्ट्ज की बात ले लें, तो क्रिस्टल का जो फ्रीक्वेंसी है, मूल फ्रीक्वेंसी, है ना, उसका फार्मूला होता है आपका 1/T। और यहाँ पे जो T है, ये है क्रिस्टल की मोटाई। तो कहने का मतलब है क्रिस्टल की मोटाई अगर अधिक होती है ना, क्रिस्टल की मोटाई जितनी अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। और इसके विपरीत क्रिस्टल की मोटाई जो है जितनी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, मूल फ्रीक्वेंसी, उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल प्रयोग करके हम 50 किलो हर्ट्ज से लेके 50 मेगा हर्ट्ज तक की आवृत्ति, है ना, उत्पन्न कर सकते हैं और इसका यूज़ करके दोलित्र बना सकते हैं, जिनकी आवृत्ति स्थिरता जो है 0.02% होती है। ठीक है। तो क्रिस्टल दोलित्र को यूज़ करने से पहले हम पहले समझ लेते हैं कि क्रिस्टल आखिर वर्क कैसे करता है। इसके लिए हमें समझना होगा पीजो विद्युत प्रभाव, है ना, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्योंकि जो क्रिस्टल है हमारा इसी इफेक्ट पे काम करता है, जिसे कहते हैं पीजो विद्युत प्रभाव। ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टल दोलित्र का कार्य जो है संचालन क्वार्ट्ज क्रिस्टल के पीजो विद्युत प्रभाव के पर आधारित होता है ना। ये जो क्रिस्टल हम यूज़ कर रहे हैं क्वार्ट्ज का, ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड रहता है। तो पीजो विद्युत प्रभाव क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का एक विशेष गुण रहता है ना। जो क्रिस्टल हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो यूज़ कर रहे हैं उसका एक विशेष गुण होता है कि इनकी सतहों पर जब एक यांत्रिक बल लगाया जाता है, जैसे कि ये आपका क्रिस्टल है ना, इसके सतहों पर अगर हम बल लगाते हैं तो इसका जो साइड वाला जो सरफेस है ना, यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न होता है ना, वोल्टेज डेवलप होता है। ठीक है। या फिर इसके उल्टा, अगर हम इसके सरफेस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके साइड वाला जो सरफेस है इस पे आपका मैकेनिकल एक बल लगेगा, है ना, यांत्रिक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में प्रसार, मतलब क्रिस्टल जो है या तो फैलेगा, हाँ, क्रिस्टल फैलेगा और संकुचन होगा। ठीक है। तो क्रिस्टल के जो इस विशेष गुण को ही क्रिस्टल का पीजो विद्युत प्रभाव यानी कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आगे हम देखते हैं ये जो क्रिस्टल है इसका यहाँ पे क्रिस्टल की अवस्था, है ना, क्रिस्टल की अवस्था
दर्शाया गया है और उसका एक यांत्रिक उसका एक एसी तुल्यांक परिपथ यहाँ पे दर्शाया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्रिस्टल को क्रिस्टल पे यहाँ पे सप्लाई दिया गया है ना, वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया गया है। तो इसका जो साइड वाला सरफेस है यहाँ पे हमको मैकेनिकल बल है ना, यांत्रिक बल दिखाई दे रहा है ना, मिल रहा है। और इसका अगर इलेक्ट्रिक सर्किट अगर इसकी बात करें इंटरनल है ना, इसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है तो वो इस प्रकार है कि इसमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीन चीज़ है आपका जो सीरीज़ में रहता है, जिसमें आपका करंट फ्लो होता है IS है ना। IS इसको हम बोल सकते हैं श्रेणी शाखा में प्रवाहित धारा, और एक दूसरा धारा इसमें प्रवाहित होता है लूप के रूप में, ये वाला जो है ना लूप के रूप में, क्योंकि इसके दूसरे साइड में है आपका कैपेसिटर CM। और इसमें एक ख़ास बात है कि आपका जो CM है ना, जो पैरेलल में जो कैपेसिटर लगा है CM, इसकी जो कैपेसिटी है वो CS से बहुत ही ज़्यादा होती है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू CS है ना। CM इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन टू CS। ठीक है, इस प्रकार यदि एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल पर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज है ना, जो क्यूब है हमारा, उस पर अगर कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, तब इसमें एक यांत्रिक कंपन जो है उत्पन्न होने लगता है। इन यांत्रिक कंपनों का आयाम उस समय अधिकतम होता है ना। इसमें जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए, AC वोल्टेज क्रिस्टल के बीच, तब इसमें जो यांत्रिक बल उत्पन्न होगा है ना, कंपन जो उत्पन्न होगा, वो सबसे अधिक कब होगा, जब 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 प्रयुक्त AC वोल्टेज है ना, यानी कि जो हमने वोल्टेज अप्लाई किया है AC वोल्टेज, उसकी आवृत्ति जो है, जो क्रिस्टल की जो मूल आवृत्ति है ना, वोल्टेज अप्लाई करने के कारण क्या होगा, इसका संकुचन और फैलाव, ये दो चीज़ होगा इसमें, मतलब वाइब्रेट करेगा ये, तो उसकी जो मूल आवृत्ति है क्रिस्टल की, उसके बराबर हो जाएगी कौन, जो हमने AC वोल्टेज लगाया है वो। तब उस समय क्या होगा, इस क्रिस्टल का जो यांत्रिक कंपन है वो सबसे अधिक होगी। ठीक है, क्रिस्टल की मोटाई जितनी कम होगी है ना, जैसे कि मैंने फॉर्मूले के समय ही बताया कि क्रिस्टल की मोटाई जो है कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है उतनी ही अधिक होगी, और अगर क्रिस्टल की मोटाई अधिक होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। यह है क्रिस्टल के फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। यहाँ पे के आपका क्रिस्टल का स्थिरांक है और टी जो है क्रिस्टल की मोटाई। टी अगर अधिक होगी फ्रीक्वेंसी आपका कम होगा, क्योंकि ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमने यहाँ पे समझ लिया कि पीजो विद्युत प्रभाव होता क्या है और क्रिस्टल जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्रिस्टल को हम ऑसिलेटर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल को जो है ऑसिलेटर के रूप में कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम सेम सर्किट यूज़ करते हैं जैसा कि हमने यूज़ किया था हार्टले और कॉलपिट जो ऑसिलेटर है। तो सर्किट सेम रहेगा, बस इसमें हम यूज़ करेंगे अपना क्रिस्टल। तो इसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार का, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा जो हार्टले ऑसिलेटर था और कॉलपिट, इसका कुछ मिश्रित रूप है एक तरह से। यहाँ पे जो हमने क्रिस्टल यूज़ किया है, ये जो हमारा फीडबैक, जहाँ से हम फीडबैक सर्किट वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेस को है ना, अपना जो एम्पलीफायर के जो बेस टर्मिनल है उस पर जो फीडबैक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसी में सीरीज के साथ इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और बेस को जो बाइसिंग करने के लिए जो रजिस्टर लगा है R2 है ना, बेस के साथ जो रजिस्टर R2 लगा है उसके साथ हमने एक इंडक्टर
चोक है ना, RFC रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक भी लगाया है, जो कि बेस बाइसिंग को एक स्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है आपका R1, ये डायरेक्ट वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है थ्रू द बेस, और कलेक्टर के साथ आपका लोड रजिस्टर, इसी प्रकार आपका एमीटर के साथ कनेक्ट है RE, और बाईपास कैपेसिटर CE। ये जो बाईपास कैपेसिटर है ये DC को ब्लॉक कर देता है और AC को स्मूथली फ्लो होने देता है ना। ठीक इसी प्रकार इसको कपलिंग करने के लिए जो यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा है ना, कलेक्टर के द्वारा जो आउटपुट आपको मिलेगा, उस आउटपुट को हम इस टैंक सर्किट को देंगे है ना। ये तो है हमारा टैंक सर्किट, तो इस टैंक सर्किट को देने के लिए भी एक कैपेसिटर लगाया गया है, जो कि इसका काम क्या रहता है कि ये DC को ब्लॉक करेगा और प्योर AC को फ्लो होने देगा। और यहाँ पे टैंक सर्किट पे हमने यूज़ किया है कैपेसिटर और इंडक्टर इन अ पैरेलल है ना, पैरेलल में, जैसे कि हार्टले ऑसिलेटर में हमने यूज़ किया था, ठीक वैसा ही है कैपेसिटर और इंडक्टर। और इसका जो आउटपुट है वो एक तरह का ये ट्रांसफार्मर है, जिसके सेकेंडरी जो टर्मिनल है, सेकेंडरी कॉइल है ना, सेकेंडरी कॉइल उससे आउटपुट मिलेगा। और इसमें 2 सेपरेट कॉइल यूज़ किया गया है सेकेंडरी साइड में, जिसमें से एक जो कॉइल है उसका आउटपुट, तो एक कॉइल से तो हमको आउटपुट मिलेगा, और दूसरा जो कॉइल है उसको हमने फीडबैक वोल्टेज के लिए यूज़ किया है। और इसी फीडबैक वोल्टेज का जो टर्मिनल है ना, उसमें सीरीज़ में हमने क्रिस्टल को यूज़ किया है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस परिपथ की जो दोलन आवृत्ति का निर्धारण जो है बेस परिपथ में संयोजित क्रिस्टल के द्वारा किया जाता है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बेस टर्मिनल पे क्रिस्टल यूज़ किया गया है, उसी के द्वारा इसका आवृत्ति का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि प्रथम अर्धचक्र में क्रिस्टल यांत्रिक ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा एकत्रित कर लेता है। फर्स्ट में जब यहाँ पे सिग्नल मिलता है ना, जैसे कि AC का जो सिग्नल रहता है जैसे ये, तो इस टाइम पे क्या होता है कि ये क्रिस्टल जो है मैकेनिकल एनर्जी स्टोर कर लेता है। उसके बाद जब ये फिर सेकंड हाफ साइकिल की ओर बढ़ता है, उस कंडीशन में क्या होता है, ये अपना जो द्वितीय अर्धचक्र में उस वैद्युत ऊर्जा के रूप में है ना, जो स्टोर किया हुआ एनर्जी है उसको मुक्त कर देता है और इस सर्किट को प्रदान कर देता है, किसको, एम्पलीफायर सर्किट को है ना, किसके थ्रू, बेस के थ्रू। और बेस परिपथ में संयोजित RFC ये रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक है ना, बेस बायस को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती है। इस परिपथ की जो आउटपुट है ट्रांसफार्मर की कुंडली L2 से प्राप्त की जाती है, ट्रांसफार्मर की कुंडली L2 से है ना, ये वाला। और जब कुंडली L3, ये वाला कुंडली L3 जो है बेस परिपथ को फीडबैक वोल्टेज प्रदान करती है, और संधारित्र C2 जो है ब्लॉकिंग संधारित्र का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया C2 जो है ब्लॉकिंग का काम करता है, जो DC को ब्लॉक करता है और AC को फ्लो होने देता है। अब क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका श्रेणी अनुनादी और दूसरा होता है समांतर अनुनादी। तो श्रेणी अनुनादी में क्या होता है, इसमें क्रिस्टल फीडबैक पथ में जो श्रेणी में संयोजित किया जाता है, क्रिस्टल की श्रेणी अनुनादी आवृत्ति के कारण इस परिपथ की प्रतिबाधा है ना, इस परिपथ की प्रतिबाधा जो है निम्न होती है। अगर श्रेणी में जब कनेक्ट है तो प्रतिबाधा निम्न तथा जो धनात्मक फीडबैक है वो उच्च होता है। और ये है इसका फॉर्मूला F = 1/2π√LC। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको समानांतर में कनेक्ट करते हैं है ना, समानांतर में कनेक्ट करते हैं तब क्या होता है, इसमें परिपथ सामान्यतः काल्पित दोलित्र का ही परिवर्धित रूप होता है। इन दोनों में मुख्य अंतर केवल यह है कि समांतर अनुनादी क्रिस्टल परिपथ के फीडबैक नेटवर्क में क्रिस्टल संयोजित किया जाता है और
यह क्रिस्टल जो है समांतर ट्यून्ड परिपथ के समान कार्य करता है, जिसकी प्रतिबाधा जो है उच्च होती है। श्रेणी में प्रतिबाधा निम्न था और समानांतर में क्या है, इसकी प्रतिबाधा उच्च होती है। समांतर अनुनादी क्रिस्टल दोलित्र के दोलन की आवृत्ति निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। जैसे कि यहाँ पे यह है फॉर्मूला आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2π√L C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे C, क्योंकि हम काल्पिट ऑसिलेटर अगर यूज़ करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा C का इक्विवेलेंट होता है, क्योंकि C पैरेलल में, सॉरी C जो है आपका सीरीज़ में रहता है, इसलिए उसका फॉर्मूला होता है CT। T मतलब टोटल C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं इसका एडवांटेजेस, इस सर्किट में क्या क्या एडवांटेजेस है ये। तो यह जो है दोलित्र उच्च आवृत्ति स्थिरता प्रदान करता है। इस दोलित्र में प्रयुक्त क्रिस्टल का क्वालिटी फैक्टर जो है उच्च होता है और इस दोलित्र में विभिन्न क्रिस्टलों का प्रयोग करके भिन्न भिन्न आवृत्ति के दोलन प्राप्त किए जा सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि भिन्न भिन्न आवृत्ति के दोलन इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। इस दोलित्र का प्रयोग जो है लो पावर परिपथ, है ना, लो पावर परिपथ में इसका यूज़ नहीं किया जा सकता। और सेकंड है आपका क्रिस्टल दोलित्र का आउटपुट जो है एलसी दोलित्र परिपथ हार्टले अथवा काल्पिट की तुलना में कम होता है। इसका जो आउटपुट है वो हार्टले और काल्पिट जो दोलित्र हम पढ़े थे उसकी तुलना में कम होता है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं कि ये कहाँ किया जाता है। तो इस दोलित्र परिपथ का उपयोग जो है रेडियो ट्रांसमीटर में किया जाता है। ओके, तो इस प्रकार आपका ये क्रिस्टल दोलित्र का टॉपिक जो यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।